प्रणाम प्रणाम आद्या। स्टार्ट करेंगे म्यूट करके। सभी एक बार सीधे होकर कमर, गर्दन, पीठ को सीधा रखते हुए अपने मन को कुछ देर अंतर्मुखी करें। परमपिता परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण अब हम करेंगे। गहरा श्वास करें। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नमोक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। धीरे धीरे अपने नेत्रों को हथेलियों के अंदर से प्रेम पूर्वक खोलेंगे, मुस्कुराते हुए। संभवतः सभी लोग वीडियो के साथ बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी सबकी जैसी जिसकी व्यवस्था। डॉक्टर साहब शुरू करें। चलिए, आज हम लोगों के पास टॉपिक अनम्यूट सामने करके डॉक्टर साहब करेंगे ना तो सब सुन पाएंगे। हाँ मंदिर बिल्कुल तभी सुन पाएंगे मंदिर। चलिए, सब लोग आज देख रहे हैं हम लोगों के स्क्रीन पे शेयर हो रहा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, कि कैसे स्ट्रेस को यौगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, तनाव का यौगिक प्रबंधन। अच्छा, सबसे पहले कुछ हम लोग सिंपल सी बातचीत कर लें। ठीक, सब अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे तो हम लोग देख भी पाएंगे एक दूसरे को। कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि तनाव उनके जीवन में है, वो हैंड रेस करें। ठीक, इसको समझ के हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इस पर अभी हम एक दूसरी क्लास लेंगे। आज एक सिंपल क्लास चल रही है, इसकी एक प्रॉपर क्लास लेनी, वो भी हम कल होगा तो कल ही लेंगे या एक दिन छोड़कर, क्योंकि एक सीक्वेंस उसका मैनेज करना है, उसको लेंगे, कनेक्ट करेंगे। अच्छा बना, चलिए। ठीक, देखो सभी लोग, पहले तो ये लगभग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हम लोगों में से या कहीं बाहर की दुनिया में जिसके जीवन में तनाव ना हो। लेकिन तनाव को किसने कैसे एक्सेप्ट किया है ये मैटर करता है। ठीक, तनाव को किसने कैसे एक्सेप्ट किया, किसने क्या समझा है तनाव को, ये समझना है। क्योंकि कई बार होता है कि तनाव को लेकर ही हम रुक गए और कई बार होता है कि हम तनाव से बाहर आ गए। तो ये बाहर आना और रुकना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तनाव को से बाहर आना या तनाव में ही रुक जाना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन कौन से सपोर्ट
टिप पॉइंट्स हैं जिन्हें हम सपोर्टर समझ रहे हैं बट वो सपोर्टर है नहीं। तो उन सब को ध्यान में रखना है कि तनाव कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितनी देर हमारे पास है, और जितनी देर तनाव हमारे पास रहा उतने टाइम में हमारे क्या क्या नुकसान हुए, क्या क्या लॉसेस हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं तनाव की परिभाषा। ये हेंस सीले के अनुसार है, जो मनोवैज्ञानिक है। किसी कठिन परिस्थिति के कारण उत्पन्न चिंता या मानसिक परेशानी या दबाव को तनाव कहते हैं। क्या लिखा हुआ? कठिन परिस्थिति। कई बार होता है ना, कोई ऐसी परिस्थिति जो कठिन है, टिपिकल है, और उसके कारण हमारे अंदर एक चिंता या मानसिक परेशानी उत्पन्न हुई या एक दबाव उत्पन्न हुआ, तो वो सब क्या है? वो सब तनाव है। इसको आज नहीं लेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इनको कर लेंगे। अब देखते हैं कि जो तनाव है, पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि तनाव एक कठिन परिस्थिति के कारण उत्पन्न हो रहा है। ये कठिन परिस्थितियाँ कई तरह की हो सकती हैं। कैसे, कौन कौन सी हो सकती हैं, अपना अपना सब कॉमन सेंस लगाओ। ठीक, क्योंकि एक प्रॉपर अभी हम क्लास लेंगे इस पर। आज सब अपना अपना कॉमन सेंस लगा के बताओ वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। जितने लोग हैं परिस्थितियाँ केवल बता। हाँ, गृहस्थी में जो तनाव होता है, सब सारे लोग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, बस एक अपना बताते जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, मतलब वो म्यूट कर देंगे माइक, बोलते जाएंगे, सब अपना अपना बोलते जाएंगे। हल्दी पे अपना। मैम, स्टूडेंट लाइफ में एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस एंड स्टडी वाइज। ठीक है, ठीक है, सब अपना अपना बोलेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि आप फील के अनुसार जो परिभाषा है उसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक चारों आयाम पर तनाव हो सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोलेंगे अभिलाषा जी। मैम, फाइनेंशियल हो सकती है। वेरी गुड, सब अपना अपना बोलेंगे। समय पर काम पूरा नहीं होना। वेरी गुड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर है। और अपना अपना सब बोलेंगे अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जो जिसको फील होता है। नमस्ते दीदी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। एक तो जो यतीश जी भाई साहब ने बताया कि समय का नहीं प्रबंधन होना, यानी अस्त व्यस्त रहना, वो भी एक तरह का तनाव है। और दूसरा किसी प्रिय व्यक्ति का जीवन से चले जाना। वेरी गुड, ये भी तनाव है। ठीक है, इसके कारण करियर को लेकर वेरी गुड, सब अपना अपना बता देते हैं। हाँ, बोलेंगे। रिलेशन में प्रॉब्लम आने पर भी तनाव होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक, सब बोलते जाए, सबको बोलना है, कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी ने नहीं बोला। जो चीजें आपने जैसे प्लान करी है उसके अनुसार नहीं होना, वो भी एक तरीके से तनाव है। वेरी गुड, ठीक है। और बच्चे को लेकर तनाव होना, तभी तनाव की परिस्थिति हो जाती है। ठीक है, कालिनी में सब अपना अपना तनाव बता दो ताकि कम से कम तनाव रिलीज तो कर लो सभी। स्ट्रेस रिलीज करना। हाँ, बोलेंगे। फैमिली के अकॉर्डिंग सामंजस्य ना बिठा पाना, ये भी तनाव का कारण है। वेरी गुड, हेमलता मैम बोल रहे थे। दीदी, मेरे हिसाब से तो तनाव ये है जब हम ईश्वर में हमारी आस्था में कमी आती है, वो सबसे बड़ा तनाव का कारण है। वेरी गुड, एकदम जब हम हर कारण को, हम हर चीज को अपने से जोड़ने लग जाते हैं तो हमारे जीवन में तनाव आना शुरू हो जाता है। वेरी गुड। और जब हम ईश्वर पे सब कुछ छोड़ के चलते हैं और अपना सिर्फ कर्म ही करेंगे, जब हम योग मार्ग को भूल जाते हैं तभी तनाव आता है। वेरी गुड। हेमलता मैम ने योग की क्लास अटेंड की तो ध्यान से अटेंड किए। बोलेंगे मानी जी। मैं भी कुछ वैसे ही बोलने वाली थी मैडम कि सब हम चीजों को ना मैं मेरे वजह से, मुझे ये करना है, मैं ये कर रही हूँ, वो चीज का हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं। अगर वो चीजें नहीं हो रही है प्रॉपरली, देखा जाए तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर हम वो स्ट्रेस लेके पूरा जिंदगी चल रहे हैं। जब तक हम गिव अप नहीं करेंगे, मीन्स गिव अप नहीं, छोड़ नहीं देंगे, लेट गो नहीं करेंगे, तो स्ट्रेस कम ही नहीं होगा। वेरी गुड, ठीक। अपर्णा मैम, सीमा मैम, सब बोलते जाएंगे अपना अपना। जी, हेलो। बोलेंगे। आवश्यकताओं से अधिक चाहत रखने पर भी स्ट्रेस आता है। ये तो हर दिन का तनाव। राष्ट्रीय में बोलेंगे।
दीदी योग की क्लास अटेंड करना भी तनाव हो गया। ऐसा नहीं तो आज एक साथ जब मतलब 2-3 काम एक साथ आ जाते हैं तब भी तनाव हो जाता है। ठीक है। एक मिनट यतीश, ये सचमुच बात है कि ऐसे ही है? नहीं ये पॉजिटिव नहीं सर, स्ट्रेस है। सच में कभी कभी ना अच्छी चीजों का भी तनाव आ जाता है सर, कि ये करनी है, मिस ना हो जाए, मिस हो गई तो अच्छी चीजें मिस हो रही है, ये बहुत होता है सर। नहीं सही है। टाइम बाउंडेशन करते ना, 7 बजे बाद एडमिट नहीं करेंगे तो ये भी तनाव होता है ना? बढ़िया। बोलेंगे पढ़ो। भैया जल्दी जल्दी काम निपटाने पड़ते हैं कक्षा के हिसाब से, खाना खाओ, ये करो वो करो। अरे बोलेंगे जी, संसार में से एक दिन व्यक्ति खुद ही निपट जाता है, काम की तो बात की बात है। बोलेंगे पढ़ो। मतलब निपटने वाला है एक दिन जरूर। बोलेंगे पढ़ो। जब हमारी खुद से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है या दूसरों की हमसे ज्यादा होती है एक्सपेक्टेशन, तो तनाव होता है। और बहुत बार जब हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते तो भी तनाव होता है। वेरी गुड। चलो अब एक कहानी सुनाते हैं, 2 कहानियाँ सुनाएंगे बहुत अच्छी से, ठीक? क्योंकि पहले ना जो हमारा बेस है बस वही क्लियर होना चाहिए, बाकी की चीज़ें सरल हो जाएंगी। एक बार ओशो जी जब 5th क्लास में पढ़ते थे, तो उन्होंने अपने क्लास की एक कहानी सुनाई कि जब भी उनके क्लास में केमिस्ट्री का पीरियड होता था तो जैसे ही उनके टीचर क्लास में एंटर करते थे वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते थे। जैसे ही वो क्वेश्चन पूछते थे वो उन्हें टीचर उनके खड़ा कर देते थे उनको। और खड़ा भी कैसे करते थे, पनिशमेंट भी क्या, उनको बड़ा गुस्सा आता था कि हर समय एक के बाद बस यही क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी सब बच्चे शांत हैं, बात सुनते हैं, वर्क करते हैं। तो वो उनको बेंच पे खड़ा कर देते थे। अब क्या हुआ कि एक दिन संडे के बाद स्कूल खुला तो देखा कि जैसे ही उनका केमिस्ट्री का पीरियड की बेल हुई, ओशो जी अपने आप से हाथ ऊपर करके बेंच पे खड़े हो गए। टीचर बाद में आए उनके, तो उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि आज हमने आपकी समस्याओं का अंत कर दिया। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा आप हमें खड़ा ही करेंगे, अब हम पहले से खड़े हो जा रहे हैं। समझे? जब जीवन में हम कभी कभी विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार ही कर लेते हैं तब भी तनाव खत्म हो जाता है। एक दूसरी कहानी सुनाते हैं, उन संत का हमें नाम नहीं याद है, ठीक है, लेकिन संत की कहानी बहुत अच्छी है। उन्होंने बोला कि एक उनकी कहानी है कि वो एक बार यात्रा कर रहे थे और गंगा नदी पार कर रहे थे। तो वो समुद्र देखा, जो वो थी नाव थी, उसमें धीरे धीरे अचानक से उनकी नज़र पड़ी कि धीरे धीरे एक होल हुआ है और धीरे से उसके अंदर से पानी नाव में आ रहा है। जब उन्होंने देखा कि अब नाव में पानी भर ही रहा है तो उनका डूबना तो तय ही है और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ से भर भर के पानी नाव में भरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भगवान के काम में सहायता कर दे, अब जब डूबने जा ही रहे, ईश्वर की यही इच्छा है, तो उन्होंने अपने हाथ से पानी डालना शुरू कर दिया। तो जो नाव चला रहे थे उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि अब भगवान की जो इच्छा है उसी में सहयोग कर दो, बजाय उसमें रोने गिड़गिड़ाने के। फिर देखा आधे घंटे के बाद कुछ ऐसा वहाँ पे घटना घटी कि ऐसे किनारे नाव लगने लगी कि वो पानी धीरे धीरे कम भी हो रहा था नदी का, जो भी कारण रहा हो, कहानी सत्य है, बस इतना पता है हमको। तो वो पानी जैसे ही नीचे होने लगा तो उनको लगा कि अब पानी जा रहा है और हम लोग बच सकते हैं। अब की बार उन्होंने अंदर जो नाव में पानी था उसको बाहर डालना शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने अब पूछा जो नाव चला रहे थे कि ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब भगवान हमें बचाने में सहयोग कर रहे हैं, तो अब हम इसमें सहयोग कर देंगे। क्लियर हुआ तनाव क्या है? जब वो जैसी चीज़ें हमारे सामने हों, जब हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तनाव बढ़ता है। और दूसरा, जब कोई नए चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं तब तनाव बढ़ता है। तो हमें दोनों ही कंडीशन में एक बात तो सोच कर रखनी है कि इस दुनिया में समस्या या समस्याएं हमेशा हमसे छोटी रहेंगी, कोई भी समस्या हमसे बड़ी नहीं हो सकती है। और जब हम जीवन में आए हैं तो भी अकेले आए हैं और जाएंगे भी तो भी अकेले जाएंगे। कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको यदि हम लोग अपने माइंड में रखेंगे
तो तनाव तो जीवन में आएंगे, आना भी जरूरी है। तनाव ना हो तो हम लोग सुबह नहीं उठेंगे, तनाव ना हो तो 7 बजे की क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे। तो तनाव का होना तो आवश्यक है, लेकिन तनाव को यूज़ कैसे करेंगे ये हमारी योग्यता पर निर्भर करता है कि तनाव आना आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन यूज़ कैसे करेंगे तनाव का ये हमारी योग्यता पर निर्भर करेगा। क्योंकि परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, किसी कठिन परिस्थिति के कारण, कठिन का मतलब हो गया जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, फिर चिंता या मानसिक परेशानी या दबाव को तनाव कहते हैं। जिस चीज़ को हम फेस करने में कैपेबल नहीं है वहाँ सब जगह तनाव है। तो कोई भी चीज़ होती है तो 2 तरह से आती है, दोनों को हमें समझना है, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि तनाव कैसे आ रहा है, कौन सा तनाव हमको लेना है किस तरह का और किस तरह का तनाव नहीं लेना है। एक सीरीज़ है कि जीवन में सारे मनोवैज्ञानिक जितने भी कारण हैं, या ये कहें कि जितने भी हमारे मानसिक रोग हैं, उन सब का कारण क्या है, सभी का कारण है फियर। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी, फियर इज डेथ। क्या है फियर? जो भय है जीवन है, और जो हमारा बल है, भय ही मृत्यु है और बल ही जीवन है। ये स्वामी विवेकानंद जी का इतना एक अच्छा सुवाक्य है कि भय ही मृत्यु है और बल ही जीवन है। ये क्या है, ये जो स्ट्रेस की जब बात करते हैं या मानसिक रोगों की बात करते हैं तो सबसे पहला कारण है फियर। फिर फियर से क्या हो रहा है, यही फियर से हमारे कन्फ्यूज़न, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, फिर इसके बाद कहाँ आते हैं हम लोग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, फिर इसी में आगे जाएंगे तो फिर हमारा सिजोफ्रेनिक तक, हेलुसिनेशन से पहले होते हैं, फिर सिजोफ्रेनिक कंडीशन तक पहुंच जाते हैं। और जब हेलुसिनेशंस आने लगे, किसी को फील करने लगे कोई पर्सन, या जब सिजोफ्रेनिक कंडीशन में चला जाए कोई भी व्यक्ति, तब वहाँ पर ट्रीटमेंट कोई काम के नहीं, फिर ऐसे व्यक्तियों को हॉस्पिटल में ही रख लिया जाता है। क्योंकि अब उनको या तो शॉक देकर, कई बार तो ना रहें ऐसे उपाय किए जाते हैं, और या फिर उनको हॉस्पिटल में 24/7 रख दिया जाता है। तो ये सब क्या है, ये हमारे केवल और केवल एक फियर के कारण एक मनोवैज्ञान, जो मनोरोग हैं उनकी शुरुआत होती है। तो उनकी शुरुआत तो हो, लेकिन ये आगे ना बढ़े, इस पर ये आज की हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं। यहाँ पर है सिगमंड फ्रायड के अनुसार जो है ये इड, ईगो, सुपर ईगो है। यहाँ पर भी तनाव है, लेकिन यहाँ जो तनाव है वो 3 तरह का है। तो इसको एक लाइन में बस समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरा अपना एक पूरा चैप्टर है इसका। इड क्या है, आनंद के सिद्धांत पर काम करता है। जो बच्चे नवजात शिशु हैं वो सब इड के सिद्धांत पर काम करते हैं। एक छोटे बच्चे को नहीं पता है कि वो अपने उसने टॉयलेट की हुई है, यूरिन पास आउट किया, वो उसी में खेल रहा है, उसने पॉटी भी कर दी, उसी में वो खेल रहा है, वो मिट्टी में है, मतलब उसको कोई भी चीज़ में बस उसे खेलना है, खुश होना है, उसको ये कोई मैटर नहीं करता है कि हम किस जगह पर हैं और कैसे ड्रेस सेंस है हमारा, क्या हम खा रहे हैं, क्या मेरे शरीर में लगा हुआ है, ये उसको कोई मतलब नहीं है किसी भी तरह का। तो ये इड के सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन ये तनाव किसको होता है, जो सामने वाला है उसको होता है, जो पेरेंट्स हैं, जो मदर है, उनको तनाव होता है। फिर है ईगो। ईगो क्या है, अहंकार है। ईगो की प्रॉब्लम सबसे अधिक जो आती है वो हमारे टीनेजर्स में आती है। टीनेजर्स में जो ईगो है वो एक स्पेसिफिक ईगो डेवलप होता है। वो ईगो कैसा है कि जितने भी टीनेजर्स हैं जिसमें से जो मिड फेज है वो तो सबसे टिपिकल है, जो 15 to 16 वाला है। वो इसलिए टिपिकल है क्योंकि इस एज में बच्चों को बस ऐसा लगता है कि वो जो भी हैं वो सब कुछ वो ही है, और वो जो कह रहे हैं वही ठीक है, वो जो करना चाहते हैं उसी में सब एग्री करें। तो ये ईगो वाला फैक्टर है यहाँ पर। फिर है नेक्स्ट और लास्ट है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है, नैतिकता के सिद्धांत पे काम करता है। अब जो सुपर ईगो वाली कंडीशन है, जो टीनेजर्स का जो 19 वाला फेज जा रहा होता है, यदि ऊपर के दोनों को सही क्रॉस किया है किसी ने, तो सुपर ईगो आते आते यहाँ पर बच्चों में एक चेतना आ जाती है कि कोई भी काम करने से पहले एक बार सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स के लिए ये ठीक रहेगा कि नहीं, वो क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे, ये उनके माइंडसेट आने लगता है यहाँ पर।
तो यहाँ पर आते आते वो कुछ करेंगे, सोचेंगे जरूर गलत करने का, लेकिन कई बार वो बैक करेंगे, और यदि बाई चांस उन्होंने कर भी लिया है किसी कारण से, तो फिर वो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से रिग्रेशन दिखाएंगे, रिग्रेट करेंगे अपने आप में। तो ये है सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग जो हमारा इड ईगो सुपर ईगो भी हमारे स्ट्रेस को कैसे बढ़ाता है। अब देखते हैं हम लोग तनाव के प्रकार में कि तनाव है क्या। आज जो हम लोग स्ट्रेस को पढ़ रहे हैं बहुत सिंपल वे में पढ़ रहे हैं, अभी इसको एक स्टेज आगे ले जाएंगे जो दूसरी क्लास लेंगे। ठीक, तो तनाव के दो प्रकार हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या है? सकारात्मक तनाव। जैसे अभी कह रहे थे यतीश सर कह रहे थे कि योग की क्लास का भी तनाव है, लेकिन योग की क्लास का तनाव कैसा है? सकारात्मक तनाव है। ठीक है, कुछ ऐसे तनाव जो जिनका रिजल्ट अच्छा हो उन्हें सकारात्मक तनाव बोलते हैं। तो क्या है? यू स्ट्रेस सकारात्मक तनाव, और डी स्ट्रेस क्या है? नकारात्मक तनाव, जिसका सामान्य अर्थ चुनौती तथा अधिक बोझ होता है। जब तनाव अधिक होता है या अनियंत्रित हो जाता है तब ये सब नकारात्मक प्रभाव दिखाता है। तब ये नकारात्मक प्रभाव कब दिखेंगे? जब कोई भी काम है वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर एक बर्डन का स्वरूप ले ले, तो वो क्या होंगे? वो सब नकारात्मक तनाव में आ जाएंगे। तो जो हमारा इसमें आ रहा दिव्या का स्क्रीन विजिबल नहीं है, ऐसा है क्या सभी को? दिव्या एक बार लीव करके आप ज्वाइन करो। नहीं दिख रही है मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही है सबको। एक बार हेमंत भैया बोलिए जरा। हेलो हेमंत भैया। डॉक्टर साहब स्क्रीन भी दिखाई दे रही है और उसके अलावा आवाज भी आ रही है। जिन लोगों ने हैंड रेज कर रखा है वो हैंड डाउन कर लेंगे, ठीक है? और बाकी सबके पास आ रही है आवाज, ठीक आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है। हाँ, तो जिन लोगों नहीं आ रही है वे लोग लीव करके फिर से ज्वाइन करें। चलिए ठीक है, चलिए जिनको नहीं सीमा में एक बार ज्वाइन कीजिए। अगर सबको आ रहे तो आप लोग की तरफ से दिव्या और सीमा जी, आप सीमा में एक बार आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिए। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे कि यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस की, कि यू स्ट्रेस क्या है और डी स्ट्रेस क्या है। डी स्ट्रेस और यू स्ट्रेस को हम लोग डेली लाइफ में अपना समझ लें। यू स्ट्रेस जो भी हम लोग रूटीन में काम करते हैं और जिनमें हमें रिजल्ट मिलता है, जिन काम को करने का, जिन भी कामों को करने का। एक बच्चा स्कूल जाता है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड काम है, तो बच्चे को किस टाइम पे भेजेंगे, ये क्या है? स्कूल भेजने का टाइम निश्चित है, यू स्ट्रेस। ऑफिस जाने का टाइम, यू स्ट्रेस। क्लास ज्वाइन करने का टाइम, यू स्ट्रेस। मतलब जो रिजल्ट ओरिएंटेड जितने भी वर्क हैं वो सब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? सब यू स्ट्रेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। और डी स्ट्रेस क्या है? डी स्ट्रेस, यू स्ट्रेस ही हमारा डी स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस पोजीशन में सॉरी या किस कंडीशन में चेंज होगा? यू स्ट्रेस कन्वर्ट होगा डी स्ट्रेस में, जबकि यू स्ट्रेस जैसे मान लो एक आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं, क्लास को ज्वाइन करना यू स्ट्रेस हो गया अभी आपका, लेकिन आपने 1 वीक क्लास नहीं ज्वाइन की और फिर इसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है, तो वहाँ पर यू स्ट्रेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? डी स्ट्रेस में। ठीक है, यू स्ट्रेस कन्वर्ट होगा डी स्ट्रेस में। क्यों कन्वर्ट होगा डी स्ट्रेस में? क्योंकि जब क्लास आपने ज्वाइन नहीं की है तो जो भी आपको वर्क मिलेगा या आपका जो पेपर आ रहा है वो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी जो एग्ज़ाम में, या जो थ्योरेटिकल क्लासेस हैं या आपका एग्ज़ाम होना है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों में, वहाँ आप कैपेबल फील नहीं करेंगे। जब आप अपने आप को वहाँ कैपेबल फील नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? यू स्ट्रेस किस में कन्वर्ट हो गया? डी स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया। तो जब हम अपने काम को एक डेडलाइन के अंदर पूरा नहीं करते हैं तो यू स्ट्रेस ही डी स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है जाएगा। तो ये यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस, यू स्ट्रेस का हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। यू स्ट्रेस नहीं होगा तो 1 मिनट के लिए यदि जितने भी हमारे रूल्स और रेगुलेशन नेशनल वे में चल रहे हैं या ग्लोबलाइज फॉलो किए जाते हैं, 1 मिनट के लिए सारे रूल्स रेगुलेशन को हटा दिया जाए, आप देखेंगे 1 मिनट के अंदर पूरे वर्ल्ड की जो व्यवस्था है वो हिल जाएगी। ठीक
ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपका मन ना हो, आप ये हो सकता है कि एक पुलिस वाले को ड्यूटी दी गई है, वो चौराहे पे खड़े हैं, जो लोग आ जा रहे हैं उनको देखने के लिए, और उनका मन नहीं भी है तो भी ड्यूटी पे खड़े हैं। तो मन नहीं भी है और वो ड्यूटी पे खड़े हैं तो भी वो 100% की जगह 40% अपना वर्क या अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन वहाँ उनसे कह दिया जाए कि आपका होना और ना होना इसका कोई मायने नहीं रखता है, आप आराम से खड़े हो सकते हैं। यदि आप उनके ऊपर से उनकी ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा दें तो 1 मिनट के अंदर वो देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है कि जब आपके ऊपर एक फोर्सफुली कोई अनुशासन, डिसिप्लिन आपके ऊपर लगा होता है या हम सबके ऊपर, तो उस समय हमारा मन लगे और ना लगे फिर भी हम अपने काम को करने के लिए बाध्य होते हैं। तो जो काम करने के लिए बाध्य हैं और एक समय पर करने के लिए बाध्यता है, वो सब यू स्ट्रेस में आती है, क्योंकि यू स्ट्रेस ही हमारे जीवन को अनुशासन में रख सकता है और एक दिशा दे सकता है। और जैसे ही यू स्ट्रेस को हम पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं या पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं, उसी समय वो यू स्ट्रेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जाकर डी स्ट्रेस में। ठीक है, तो अब यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस का मीन्स जिसको पता समझ में आया वो हैंड रेज करें पहले। ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें हम लोगों को समझनी है। केवल यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस का जिनको मीन्स समझ में आए वो हैंड रेज कर दे। एक बार मन भैया देख लीजिए जरा, जिनको मीन्स समझ में आए कि यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस है क्या, और यू स्ट्रेस कैसे कन्वर्ट हो रहा है डी स्ट्रेस में। ठीक है, चलिए। हाँ, सभी समझदार हैं डॉक्टर साहब, सभी समझदार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तनाव के लक्षण। ठीक है, इसमें बहुत थोड़ी सी चीज़ें दी हुई हैं, इसीलिए हमने अभी बोला है कि आज केवल आपकी एक छोटी सी क्लास हुई है, एक आपका डेमो चल रहा है। क्लास हम कल प्रॉपर लेंगे इस पर, क्योंकि स्ट्रेस को पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जोड़ना है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन तीनों कनेक्ट करने हैं एक साथ। ठीक है, ये मानिक जी समझ नहीं आया रजनी जी, या कुछ और कारण? यस मैम, कुछ पूछना था। बोलिए। नहीं, बस समझ में आ करके हैंड रेज वैसे ही रहेगा। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए रजनी जी। जैसे स्कूल जाना होता है तो वो मतलब बच्चों के ऊपर स्ट्रेस होता है, तो ये किस तरीके का, मतलब ये यू स्ट्रेस हुआ या डी स्ट्रेस हुआ? अभी इसको बता रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाना है ये यू स्ट्रेस है, डी स्ट्रेस नहीं है, यू स्ट्रेस है। ठीक है, जो हमने अभी बोला है, जिन भी वर्क को करने के बाद उसमें कोई रिजल्ट आता है पॉजिटिव, तो वो सब यू स्ट्रेस में आते हैं। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड जितने भी वर्क हैं जिनमें पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है वो सब यू स्ट्रेस हैं, भले ही हम करें या ना करें। सुबह हम क्लास अटेंड कर पाएँ योग की ना कर पाएँ, लेकिन वो यू स्ट्रेस में ही आएगा। ठीक है, क्लास ना करना डी स्ट्रेस में। काफी लोग ऑफिस जाते हैं जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो उनके ऊपर स्ट्रेस बोलते हैं, तो काफी लोग बोलते हैं मतलब टाइम से जाना है, उनका मन हो चाहे नहीं हो जाना है, तो ये कौन सा स्ट्रेस तो हुआ? फिर वो मन ना हो तो वो अपनी सैलरी ना ले, मन ऐसा कर देंगे, सैलरी लेने में मन हो जाएगा, काम करने में मन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, यही तो हम लोगों की समस्या है। हम लोग क्या बोलते हैं, काम करने में हमारा मन होता है, और जब ऐसे ही हमसे कोई बोल दे कि हमको सैलरी देने में वो लोग बोल दें कि मन होगा तब देंगे, तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं? आपको लगता है ना कि डेली क्लास क्यों होती है, ऐसे हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग क्लास क्यों लेंगे। ठीक, तो ये भी तो समझना है कि मन हमारा ही होता है कि दूसरों का भी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या समझने वाली चीजें हैं। अस्मी, एक मिनट मानिक जी, एक मिनट माइक म्यूट करेंगे, बाहर गया लिस्ट का माइक म्यूट करेंगे मानिक जी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं, रीमा जी बोलेंगे। मैम, जॉब चली गई, अब मैं हाय तौबा कर रही हूँ, हाय मेरी जॉब चली गई, अब मैं क्या करूँ? तो ये डी स्ट्रेस। अब जॉब चली गई, अब मैं प्लान बना रही हूँ कि मुझे गुड़गांव जाना है इंटरव्यू देने के लिए, तो मुझे शायद अच्छी जॉब मिलेगी, तो ये फिर ये यू स्ट्रेस में आ गया, राइट? यू स्ट्रेस में आ गया। जब भी हम कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करेंगे वो सब यू स्ट्रेस में आता है, और जब भी हम रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क को कन्वर्ट कर देंगे, उस टाइम पे डेडलाइन पे नहीं करेंगे, तो वो कन्वर्ट किस में होगा? डी स्ट्रेस में होगा। ठीक है, और आज आप एक सभी लोग एक अच्छी बात ध्यान रखिए, जब जब हमारे जीवन से हमारी मेहनत करने के बावजूद भी कोई अवसर हमसे छिन जाता है, तो समझ लेना ये नेचर आपको कोई बड़ी चीज़ देने के लिए रेडी है। लेकिन फिर ध्यान रहे, वर्क हमारे आलस्य के कारण ना छूटा हो,
हमारी मेहनत करने के बाद छूटा हो, ठीक है, वो काम, वो जॉब गई हो। आलस्य के कारण तो घर के लोग भी डिनाई करते हैं, ठीक है, ये बात आप समझ रहे हो मेरी, तो समझ पाए, नहीं तो हम नहीं कह सकते इसके बारे में। आलस्य के कारण तो खुद के जो माता पिता होते हैं ना, वो भी बच्चों को कई बार पसंद नहीं करते, ठीक है, मजबूरी तो अलग बात है, पसंद नहीं करते हैं। तो फिर हम लोग जॉब और ये सब तो दूसरे के हाथों में चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेहनत से करते हुए हमारा कोई अवसर हमारे पास से जा रहा है, इसका मतलब है प्रमोशन होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को हमें समझना भी है। और अच्छा, आप एक बात बताओ, यदि हम लोग एक अष्टांग योग देखते हैं कि यम से समाधि तक की जब बात करते हैं, उसमें है कि समाधि कब व्यक्ति प्राप्त करता है, जब वो छत पे पहुंचता है। छत का मतलब हो गया सारे जीने से चढ़ गया है, ठीक है, स्टेयर्स को क्रॉस कर गया है। क्या आप मान लो आपके घर में छत तक पहुंचना है, तो एक सीढ़ी पर आप पैर रखोगे और दूसरी पे पैर रखोगे, या दूसरी पे ना रखो तो आप छत पे पहुंच जाएंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे। इसका मतलब है ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ी पे चढ़ना भी जरूरी है और सीढ़ियों को छोड़ना भी जरूरी है, ठीक है। सीढ़ी पर चढ़ना भी जरूरी है और सीढ़ियों को छोड़ना भी जरूरी है। हम लोग किसी एक चीज़ को पकड़ते हैं तो हमारा मन करता है अब ये हमसे छूटे ही ना। आपका जो बच्चा है, जिस दिन से जैसा उसने जन्म लिया है, या वो भ्रूण जब हमारे गर्भ में है, वो बाहर आए ही ना, ठीक है, तब तो हमें लगता है वो जल्दी से आ जाए बाहर। फिर वो बाहर आता है तो हमें लगता है जल्दी से बड़ा हो जाए। तो जहाँ जहाँ हमारी आवश्यकता है, वहाँ हम सोच रहे हैं कि चीज़ें जल्दी हो जाएं, और जो लोग दूसरे हमसे काम लेना चाहते हैं, वहाँ कहते हैं कि आज हमारा मन नहीं है, ठीक है। पहले तो जो सामंजस्य है उसको बिठाने का प्रयास करिए कि समस्या है कहाँ। जैसा हम अपने लिए सोच रहे हैं, क्या वैसा ही दूसरा व्यक्ति हमसे डिमांड कर रहा है? जब इन बातों को के बीच में आप के अंदर जो सोचने का गैप है उसको पूरा भर देंगे, आप देखेंगे 50% तो यही नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं तनाव के लक्षण, ये बहुत नॉर्मल वाले लक्षण है, इनमें से कुछ भी नहीं ऐसा। तो लक्षण में क्या है? स्पष्टता का अभाव, ठीक, हाथ पैरों में पसीना आना, ये बिल्कुल नॉर्मल वाली चीज़ चल रही है, डीप में कुछ भी नहीं है यहाँ पर। दस्त लगना, झुक कर बैठना, ठीक। तो तनाव का लक्षण, झुक के जो बैठा होगा वो क्या दिखा रहे हैं? इसका मतलब वो परेशान है, ठीक है। परेशान व्यक्ति सीधा नहीं बैठेगा। जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड व्यक्ति है वो सीधे बैठेगा, जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड व्यक्ति है वो झुक कर बैठेगा, ठीक। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं कि स्पष्टता का अभाव होगा, हाथ पैरों में पसीना आना, स्वेटिंग होगी, दस्त लगना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कुछ काम करने जा रहे होते, कोई प्रॉब्लम आ गई तो उनको लूज मोशन आने लगते। बच्चों के साथ, कई बार छोटे बच्चों के साथ जो टीन एज में आने वाले होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम। 10th बोर्ड जो बच्चे देने जाते हैं, उनका आप देखिए एक अलग सिनेरियो होता है लाइफ में, ठीक है। इस पर बहुत सारी रिसर्चेस की गई हैं कि जो 10th बोर्ड, जब बच्चा पहली बार बोर्ड में जा रहा होता है, अब तो काफ़ी चीज़ें नॉर्मल कर दी गई हैं, नहीं तो एक टाइम जो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले का था, जो सब लोगों को याद होगा कि बड़ा टिपिकल होता था एक बोर्ड का एग्ज़ाम देना, बोर्ड के एग्ज़ाम को पास करना, ठीक है। अब जैसा सीन नहीं है, जो इतना सरल कर दिया गया है, फिर भी लोग परेशान हैं। हम लोग उनमें पास होकर आए हैं जो 9th और 10th का सिलेबस एक, फर्स्ट ईयर और वो 12th का सिलेबस एक, ठीक है, ये वाला पढ़ा है। अब तो उनका सभी 6 मंथ से सब में अलग अलग है, फिर मंथली भी कुछ चीज़ें अलग कर दी गई हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, लेकिन आप देखेंगे जितना सरल हो रहा है उतना ही लोग तनाव में जा रहे हैं। जितना कठिन समय था उतना हम लोग तनाव में नहीं थे, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में तनाव नहीं था, हमारे दिमाग में काम था, ठीक है। तो ये क्या, ये तनाव के लक्षण हैं। अब देखते हैं यहाँ पे तनाव के लक्षण और कारण एक साथ हैं, ठीक। आज आपको बस सरल ढंग से, कल इंग्लिश में पीपीटी आएगी, उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करें, क्योंकि वो सच में समझने लायक पीपीटी होगी। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या कारण और लक्षण हो सकते हैं। कारण को अभी हम अलग करेंगे, लक्षण को सब देखेंगे, फिर कारण इसी में से निकालेंगे। पहला है हमारा नींद के साथ कठिनाई। जब भी तनाव होगा नींद नहीं आएगी। खाने के साथ कठिनाई, खाना या तो बहुत खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, या खाना अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर है शारीरिक बीमारी, फिजिकल फिटनेस अच्छी नहीं होगी, छोटे छोटे रोग लगे रहेंगे शरीर में, पेट खराब होगा। फिर सिर दर्द और पीठ दर्द, सिर में दर्द होगा, हेडेक होगा, पीठ में, बैक में भी दर्द होगा, बैक पेन भी होगा। वजन कम होना या बढ़ना, यौन कठिनाइयाँ,
एकाग्रता और याददाश्त की कमी, कम आत्मसम्मान, अत्यधिक अजीब मिजाज और भावनात्मक प्रकोप, चिंता, चिड़चिड़ापन और उदासी, लंबी अवधि की योजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया, दवाओं और अन्य पदार्थों का दुरुपयोग। अच्छा, केवल इसमें से कोई 2 कारण बता दो कि जो कारण है, ये सब लक्षण है लगभग। यहाँ पे कारण बताओ क्या क्या हो सकते हैं इसमें से। कारण, जो 2 कारण कोई भी निकाल कर बताओ जिनको समझ में आ रहा हो। कारण और लक्षण जिनको समझ में आता, वही समझ पाएंगे इस बात को। कारण एकाग्रता और याददाश्त की कमी। मैम ये है कि ये लंबी अवधि की योजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया। ठीक, और मैम प्रश्न एक बार रिपीट कर देंगे क्या? पेट का खराब होना और फिर नींद नहीं आना, ये 2 कारण है। ठीक है, और मैम मेडिसिन नहीं खाएंगे तो भी तनाव परेशान होता है। इसमें जो नीचे वाला है उसको ध्यान से देखिए, ये एक कारण है, मेडिसिन वाला मैम, है ना। दवाओं और अन्य पदार्थों का दुरुपयोग, ये एक कारण है। ठीक है, और दूसरे जो अब कारण हैं उनको हम डिफाइन करते हैं। कारण में जो कॉज फैक्टर में कारण है उनको सब हेडलाइन में नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी कल हम लोग जो पढ़ेंगे फिर उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे जो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, जो कॉज फैक्टर, ये सब लक्षण में लगभग आ रहे हैं। ठीक है, कारण में क्या है, सबसे पहला कारण है जो आप बोलते हैं वो करते नहीं। ठीक, जो आप कमिटमेंट करते हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, और पूरा ना कर पाना ये भी छोटी बात है, पूरा ना करके उसे स्वीकार ना करना ये कॉज फैक्टर है। ठीक, जो हम बोलते हैं उसको पूरा ना कर पाना और पूरा ना करने के साथ उसे स्वीकार ना करना, ये पहला कॉज फैक्टर है। दूसरा, जिन जिन लोगों का पैसे का हिसाब किताब गड़बड़ होता है, लेने और देने का, भूल गए, दिए नहीं, फ्री में चीज़ें लेने का मन है कि सब हमें पैसा चाहिए, दूसरों से हमें सब फ्री में मिल जाए, और उसके साथ साथ फ्री में ये कि हर फ्री की चीज़ को ही प्रिफर करना। ठीक है, पैसे का जिनका भी हिसाब, 2 चीज़ें अपने जीवन में सही कर लो, केवल एक पैसे का हिसाब और एक अपनी वाणी का हिसाब। इन 2 चीज़ों को जिसने जिसने ठीक कर लिया, 90% आप ठीक हो जाएंगे। क्या बोला मैडम? हमने दूसरा बोला, अपने पैसों का हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर हो, किसी का लेना हो या देना हो, दोनों का हिसाब बराबर हो। कभी लगे किसी कारण से हम नहीं दे पाए, तुरंत उसको अपने मन में रख लो कि ये चीज़ इस टाइम पर हमको रिटर्न करनी है। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचो कि ये काम हमारा हो जाए, हम रिटर्न नहीं करेंगे, शॉर्टकट कर लेंगे, अब हमारा काम ऐसे ही हो जाए, दूसरों से हम फ्री में ही चीज़ों को ले लें, अपने लिए पैसे लेंगे, दूसरों का देंगे नहीं। और फिर कई बार सोचते ना, अरे 10 रुपए की तो बात है, 5 रुपए की तो बात है, 2 ही रुपए तो देने हैं। हिसाब मीन्स हिसाब, 1 रुपए हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, पूरा हिसाब माइंड सेट रखो। यदि आपने ये 2 चीज़ों को ठीक रखा तो आप समझ लेना कि आपका तनाव आपके जीवन में 90% आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग समझ ही नहीं रहे कि हमारे तनाव आ कहाँ से रहे, क्योंकि हमने कोई कमिटमेंट, आप क्लास में पढ़ते हो, क्लास में बोला गया कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लगातार बोला जा रहा है डेली आपको पढ़ना है। ये क्लास की बात नहीं हो रही, ये एग्जाम्पल है आपके सामने की बात। ठीक है, आपने क्या किया कि आप डेली बार बार ऐसे ही सोच रहे हो, अच्छा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, फिर किसी दिन, फिर एक दिन वो इकट्ठा हो जाएगा। क्या बनकर आएगा आपके सामने? तनाव ही तो आएगा। ठीक है, आपको लग रहा है 5 रुपए किसी के देने, कोई बात नहीं, बात 5 रुपए की नहीं है, उस 5 रुपए को क्या 5 पैसे की भी बात हो, यदि किसी का देना था तो देना है। आज आपने बच्चे को ये हैबिट नहीं डलवाई कि 5 रुपए 1 रुपए का क्या महत्व है, तो एक दिन उसको 1 लाख 1 करोड़ का भी महत्व नहीं होगा। तो जो चीज़ें जैसी करनी है उसको वैसे ही कर दो, और कुछ ना कर पाओ
तो कम से कम हृदय में इतना तो एक्सेप्ट कर लो कि हमें ये काम नहीं कर पाए हैं, तो जिस दिन हो जाएगा तब करेंगे, और ना करने के लिए अपने आप से एक क्षमा मांग रहे हैं कि हम नहीं कर पाए इस काम को। क्योंकि जब तक आप दो चीज़ों के हिसाब ठीक नहीं रखेंगे तब तक आप कितना भी कुछ कर लीजिए, सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं। आप किसी का एक बार एक हेमंत भैया ने कहानी भी सुनाई थी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि आप कोई हिसाब किसी का पूरा नहीं करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। और ये हिसाब पैसों का ही नहीं होता, कोई भी सामान है आपने किसी से लिया है, देना है, कुछ भी करना है, आप ध्यान रखो यदि हाँ बोला है तो हाँ कर दो, नहीं है तो मना कर दो। लेकिन किसी को ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आपका वेट कर रहा है और आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, फिर भी लगे, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कुछ ऐसे कारणों ना रिस्पॉन्ड कर पाए, तो कम से कम जब आपके सामने वो व्यक्ति आए तो हृदय से हाथ जोड़कर उसे क्षमा तो मांगी लो। इतना भी करोगे तो भी हमारे ऊपर से जो डी स्ट्रेस है इसका प्रभाव कम हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है, इस यूनिवर्स में अपने को छोड़कर इस धरती में अपने माता पिता से भी अपेक्षा नहीं रखना। यदि एक्सपेक्टेशन किसी से भी रख ली, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, बच्चे, हस्बैंड, इन लॉज, मदर, फादर, किसी से भी रख ली, जिस दिन एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती फिर हर्ट हो जाते हैं। तो माइंडसेट करके चलो ना कि जो भी करना है दूसरों से हमें मिल जाएगा, ये भगवान का सहयोग है, बाकी हमें अपने से करना है। ठीक है, दूसरों से जो मिल जाएगा ये ईश्वर की कृपा में मिला है, लेकिन हमें जो चाहिए माइंड सेट करके चलना है। सपना हम वही देखेंगे जिसे हम पूरा कर पाए। हम दूसरों के बिहाफ पर सपने नहीं देखेंगे कि सपने हमारे हैं, पूरे करने वाले दूसरे लोग। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये वो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में हमें को एक रास्ता दे देती है। चौथी चीज़ क्या है कि जो जैसा है उसे वैसे स्वीकार कर लो, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लो। आप अपने ऊपर सुधार कर सकते हैं, दूसरों को सुधार करके ठीक नहीं कर सकते हैं। बहुत कर पाएंगे तो आप अपने बच्चों को कर पाएंगे जो इनको हम लोग जन्म देते हैं वहाँ पर। इसके अलावा वो व्यक्ति सामने वाला यदि ना चाहे तो हम उसको सुधार नहीं सकते। तो इन बातों को माइंड सेट करके चलना है। अभी हम क्या सोच रहे हैं, पूरा जीवन निकालते हैं, फिर कहेंगे कि लो हमारे रिलेशन में सुधार ही नहीं हुआ। सुधार होगा कैसे, हम लोग अलग अलग फैमिली से आए हुए, ठीक है, प्रोफेशन में जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, तो कहाँ सुधार हो जाएगा। तो बाहर या अपने से दूसरा जो भी है उसे स्वीकार करना है। तो सुधारने की हमने क्या बात बोली कि दूसरों को स्वीकार करना है, वहाँ पर ये उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि सब हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, ये सब कारण में आ रहे हैं, तो कारण को ध्यान में रखना है। लक्षण उसके बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि लक्षण बहुत सारे हो सकते, कारण बहुत सारे नहीं होते। कारण मुश्किल से 10 कारण में ही पूरी दुनिया की सारी चीज़ें सिमट जाएंगी, और लक्षण कम से कम 5000 भी ऐड कर दे तो भी कम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग अभी क्या देख रहे थे, कारण और लक्षण, कि कारण कहाँ कहाँ हैं, और कारण को पर ध्यान रखेंगे तो लक्षण नहीं आएंगे। लेकिन कारण को हमने ध्यान में नहीं रखा तो फिर लक्षण हर दिन नए स्वरूप में आ जाएंगे। ठीक है, समस्या एक स्वरूप में नहीं आती है। आज हमने सोचा, पहले हमको भी लगता था, एक बार हेमलता मैम ने एक पोयम लिखी थी, सच में वो पोयम आज तक हमको याद है। उस पर वो पोयम थी, करीब हो गए होंगे 1 साल से भी अधिक। वो लिखती है हेमलता मैम, अभी हैं यहाँ पे क्लास में हैं। वो उन्होंने पोयम इस बात पे लिखी थी कि हर दिन, पहले हम सोचते थे बचपन में और फीमेल के ऊपर ही थी, फिर उससे बड़े हुए, फिर उससे बड़े हुए, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर मतलब आगे आगे जा रहे हैं, और हर दिन हम सोच रहे अब आराम मिलेगा, लेकिन चैलेंजेस नए आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, तो ये हमें माइंडसेट करके चलना है कि कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं आएगा हमारे जीवन में जिस दिन हमारे सामने किसी नए रूप में समस्या ना खड़ी हो। मतलब हर दिन चैलेंजेस हमारे सामने होंगे। फेस करने की शक्ति एक ही है कि जितना हमारा मन संतुलित होगा उतना ही हमारे अंदर फेस करने की शक्ति होगी। ठीक, फेस करने की शक्ति एक है, लेकिन समस्याओं के रूप अनेकों हैं। तो शक्ति को हमें केवल
प्रोटेक्ट करना है, शक्ति को डेवलप करना है और समस्याओं के लिए अपने आप को फ्रीडम दे देनी है कि जो भी समस्या आएगी पूरी शक्ति के साथ हम उसका सामना करेंगे। बस। अपर्णा मैम कुछ कह रहे थे? हेलो आपने कही कि अपने बच्चों को छोड़ के बाकी सबको स्वीकार कर लो। बच्चों में सुधार हो सकता है क्योंकि बच्चों में क्या है कि हमारा ही ब्लड है इसमें, वो फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है केवल, और कोई नहीं इसमें मेल पर्सन नहीं आ रहे हैं, हम ही लोग आ रहे हैं इसमें केवल। ठीक है, वहाँ तो आप कर सकते हो। ठीक है, वहाँ हो सकती हैं चीज़ें, उसके अलावा इस धरती में किसी में भी सुधार के चांसेस नहीं है। ठीक, उनको बस स्वीकार ही करना है। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार होता है ना कि व्यक्ति देखते देखते सुधर जाता है, और हर व्यक्ति इस संसार में अकेला है। ठीक है, और हर व्यक्ति ईश्वर की संरचना है, तो उसके मन में जिस दिन आएगा कि हमें सुधरना है उस दिन सुधार हो जाएगा। लेकिन हम लोग चाहें कि बार बार कहें तो संभव नहीं है। ठीक है, अर्चना जी बोलेंगे। मैम, जो एग्जाम वाला स्ट्रेस होता है वो कौन सा स्ट्रेस होता है? यू स्ट्रेस, क्योंकि एग्जाम में पास होना है तभी तो दूसरी क्लास में आगे बढ़ोगे, है ना। और चलिए बोलेंगे। मैम, आपने जैसे बोला कि है ना, हमने किसी को पेमेंट दिया या लिया, उससे हिसाब बराबर होना चाहिए। तो जैसे हमने दिया और हमने नहीं लिया, उससे ये सोचती कि 5-10 रुपए है, रहने देते हैं, तो दैट वाज टाइम आई एम रॉन्ग या आई एम राइट? बिल्कुल रॉन्ग। अपने लेने भी हैं, दूसरों को देने भी हैं। ठीक है, बट मैम फिर ऐसा होता है ना कि सामने वाला ये सोचे, हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला सोचेगा यार 5-10 रुपए की बात है, फिर भी ये मतलब हमसे ले रही है, तो ऐसा ऑकवर्ड टाइप बैलेंस। कोई बात नहीं, जिस दिन आपके पास रुपए ना हो और 5 रुपए का सफ़र, आप जरा ई रिक्शा से ऑटो से चले जाना। ठीक है, उस दिन आपको 5 रुपए की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, क्या तो मतलब लेना सही है, मतलब हम उससे बोल सकते हैं, क्योंकि जिस दिन जब तक आपको अपनी चीज़ों की अहमियत नहीं होगी तब तक आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, जब आपको अपने पैसे रुपए की अहमियत नहीं है तो आप दूसरों की क्या करेंगे। तो ना आप अपना, किसी को ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको तुरंत दे दें, जहाँ जिसको सहयोग की ज़रूरत वहाँ कर दें। लेकिन ये नहीं कि 10 रुपये थे कोई बात नहीं, 5 रुपये कोई बात नहीं, 20 रुपये नहीं, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि जिस दिन आपके पास ऑटो के लिए रुपए नहीं हो, 5 रुपये ना हो, ऑटो वाला छोड़ेगा नहीं आपको। ठीक है, तो ऐसे समझो ना कि हमें कैसे हमारी चीज़ों की आवश्यकता है। जितना जितना आप अपनी चीज़ों को समझोगे उतना ही आप दूसरों का रिस्पेक्ट करोगे, तो आप दूसरों का भी ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए अब किसी का कोई क्वेश्चन लेते हैं, बस फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलेंगे। वो मुझे ऐसा लगता है कि हिसाब किताब तो तभी है जब हम किसी को दूसरा समझते हैं। माँ बच्चे से आपस में तो कोई हिसाब किताब नहीं होता, किसी को दूसरा समझो ही नहीं तो कोई हिसाब कैसे नहीं। फिर भारती जी, आप जिस उस पे जा रही है ना, ये आपको एक दिन कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, उसी दिन फेल हो जाएगा आपका। ठीक है, नहीं, पता है, जब आप एक अपने घर पे अपने बच्चों के साथ प्रॉपर हिसाब नहीं रखेंगे, अपने घर के लोगों के साथ नहीं रखेंगे, तो ये भी कभी किसी के साथ प्रॉपर नहीं रखेंगे। ठीक है, प्रेम अलग है, अनुशासन अलग है। ध्यान रहे, प्रेम अनुशासन दोनों एक साथ चलते हैं। जिस घर में प्रेम ही हो गया, अनुशासन नहीं बचा, वहाँ प्रेम नहीं, ये मोह में बदल जाएगा, आसक्ति में। ठीक है, प्रेम और अनुशासन जहाँ दोनों एक साथ काम करते हैं, वहीं पर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, जिसे हम लोग होलिस्टिक हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें, ये सर्वे भवन्तु सुखिना की जो बात है ना, ये हमारे विचारों के तल पर है, भावनाओं के तल पर है। जब हमारा जो एक वर्किंग एरियाज हैं वहाँ पर ये बातें आ जाएंगी तब तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, वहाँ ये बिल्कुल रूल नहीं आएगा। ठीक है, और सब एक है, ये कैसे हो जाएगा? सब एक है तो क्या हम दूसरे के बच्चों को अपने घर ले आएंगे? आप देखिए, सब एक है। ऐसे हमने इतना अपने जीवन में कुछ चीज़ें फेस किए हैं कि लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो मेरे बच्चों जैसे हैं। कोई किसी के बच्चों जैसा नहीं होता है। अगर कोई बात आ जाएगी ना तो आप अपने बच्चों को ही पहले देंगे। इतना बड़ा दिल केवल जागे हुए संत महापुरुषों को छोड़कर इस धरती में कोई नहीं रखता है। ठीक है, ये सब बातें कहना, हम जिस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हैं
वो शायद एक अपने आप में यूनिक जगह है, कभी मौका भी मिले तो एक बार घूम कर भी आएंगे। ठीक है, एक बार आचार्य श्री राम शर्मा जी के सामने एक आईएएस फैमिली थी, वो पूरे जो गत्ते होते हैं बड़े वाले, उसमें कार्टून, उसमें पूरे वो आए थे, क्या बोलते हैं, काजू बादाम मेवे आए थे भरकर। और गुरुजी बीमार थे उस टाइम पे, तो स्वास्थ्य खराब था काफ़ी। तो वो जब दिए गए उनको, तो फिर उन्होंने देखा जब वो सारे सामान हैं, तो उन्होंने जो लाए थे उन्होंने कहा गुरुजी हम आपके लिए लाए हैं। तो गुरुजी ने मतलब देखा कि शांति कुंज के लोगों की संख्या तो बहुत है, ये तो जरा जरा से भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। फिर गुरुजी ने कहा कि पहले ये चीज़ों को हम खाएंगे और फिर सब बच्चों तक पहुंच नहीं पाएगी जितना सामान है। तो गुरुजी ने सीधा उन्होंने कहा ऐसा स्वाद क्यों लगाना जिसको हम पूरा ना कर पाएँ और हम खाएं और दूसरे ना खा पाएँ। सीधा उठाकर उन्हीं के सामने कि आज के बाद इस तरह के सामान मत लाना, और सीधा गंगा जी में डलवाया गया था। उन्होंने कहा वो ही उतनी व्यवस्था में हम रहेंगे जिसको आगे हम सरवाइव करा पाए। ठीक है, जब कुछ आगे बढ़ना होता है तो चीज़ों को बड़ा ढंग से मैनेज करना होता है। ये नहीं होता है कि हमने जैसा कह दिया ऐसा वैसा। ये भारती जी अभी आपकी बातें यहाँ पर गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। ठीक, कोई भी चीज़ अपने जैसी, अगर हम आप कह रही ना आपके बच्चे से, अभी हम ये आपसे कहें कि आपने अपने बच्चे के लिए 10 लाख की सेविंग की, दूसरा बच्चा 10 लाख की कर दीजिए, उसको नहीं करेंगे तो फिर बस। ठीक है, इसीलिए कोई भी बात को उस टाइम सेल्फ डिसीजन हो जाएगा। जब मेरे मन में अंतस में आएगा मुझे उसके लिए वो सेल्फ ही होता है, वो सेल्फ ही होता है भारती जी। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें ना एक सही है उसको क्या करना, इसमें ये कह सकते हैं भावना जगत को विचारों में सबके लिए अच्छी भावना करेंगे, लेकिन जो चीज़ें हमारे दायरे में हैं वो सबके लिए नहीं कर सकते। ठीक है, वो नहीं की जा सकती है और ना आप कर सकते हैं। बात कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक, चलिए, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि क्या क्या कारण थे। ठीक है, तो कारण को सब ध्यान में रखेंगे कि कारण कहाँ कहाँ पर है। तो जो चीज़ें हैं जैसी हैं उनको एक व्यवस्था के साथ पहले समझना है। अब एक बार रिपीट करेंगे, हमने कारण क्या बोले थे। सबसे पहला फर्स्ट में क्या था हमारा, फर्स्ट में था कि वो ही बोले जितना कर पाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोगों के रिश्ते बिगड़ते हैं हमारी जबान की वजह से। हम लोग बोलते अधिक हैं या जब जो बोलना है वो बोल नहीं पाएंगे, तो वही बोले जितना हम कर पाए, तो देखना आपके रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे। ठीक, पैसे का हिसाब किताब अपने भी 5 रुपये का पूरा रखेंगे और दूसरों का भी रखेंगे। ठीक, तीसरी चीज़, किसी से इस दुनिया में एक्सपेक्टेशन रखी तो ये तनाव का मूलभूत कारण उत्पन्न कर देगा, कोई भी अपेक्षा रखी। ठीक, चौथे कारण में क्या था कि दूसरों को स्वीकार करेंगे और अपनों को सुधार करेंगे, तो स्वीकार करना भी एक कारण में जा रहा था। तो ये, और फिर क्या है कि जो हमारा समय है उसका सदुपयोग करें, जो यतीश सर ने बोला था। जो भी समय है, हम भले कुछ और काम आ जाए, मान लो हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने के समय हमारे पास कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है, तो हमें क्या करना है कि यदि वो ज़रूरी है तो वो उस समय को हम यही समझ लें यही सदुपयोग है। लेकिन उस समय का मतलब ये नहीं कि उसको फालतू की चीज़ों में, बेकार की चीज़ों में लगा दें। तो समय को क्या करना है, समय को बड़ा ध्यान से सदुपयोग करना है। जो करने योग्य है वो तो करना ही है, लेकिन बाई चांस कोई दूसरा भी कार्य पड़ जाए जो अचानक से आ गया है तो उसे हम पूरे मन से मैनेज करेंगे। ये सारे क्या थे, कारण में थे। फिर एक कारण क्या था कि दूसरों को और अपने को क्षमा न कर पाना। ठीक है, कई बार हम लोग पूरे जीवन दूसरों को नहीं क्षमा कर पाते हैं, और कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हम स्वयं को नहीं क्षमा कर पाते। मतलब दूसरों को भी नहीं क्षमा कर पा रहे, वो भी हमारे तनाव का बहुत एक जेन्युइन कारण बनेगा, और खुद को नहीं क्षमा कर पा रहे हैं तो भी एक कारण बनेगा। तो ये क्या है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग हमेशा बात क्या करते हैं, ये समस्या है, ये समस्या है। समस्या के कारण पर जाते ही नहीं कि कारण कहाँ है। यदि कारण को हम ध्यान में रखेंगे तो जो लक्षण हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि लक्षण क्या है, हर समय बदल कर आएंगे, कारण बहुत हर बार नहीं बदलता। कारण की एक लिमिटेशंस है, लक्षण की लिमिटेशंस नहीं है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा कारण था उसमें हम लोग
यदि बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो 4 डायमेंशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, दीप्ति ने बोला था कि ये चारों यदि हमारे ठीक डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं तो भी तनाव होगा। ठीक है, कि फिजिकली ठीक नहीं है तो भी तनाव, मेंटली ठीक नहीं है तो भी तनाव, और सोशली ठीक नहीं है तो भी तनाव, और स्पिरिचुअली ठीक नहीं है तो भी तनाव है। तो ये क्या है कि ये जो तनाव है ये सभी कारणों से हो रहा है। तो जो WHO की डेफिनेशन है उसमें यदि हम लोग सिंपल बात करें, सामने बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग तनाव के प्रबंधन को देखने जा रहे हैं। तो तनाव के प्रबंधन में जो योग है उससे पहले मनोविज्ञान को देखते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर। यदि हम लोग सामने बैठे हैं तो कैसे जज करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति तनाव में नहीं है? वो स्थिर नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। वेरी गुड, बोलेंगे दिव्या? मूवमेंट होगी, पसीना आएगा, जैसे आपने पहले लक्षण बताए थे ना, बॉडी मूवमेंट के बैठेगा। ठीक है, हमने कहा यदि वो मेंटली ठीक है तो कैसे जज करेंगे कि वो तनाव में नहीं है? आंखें से आंखें नहीं मिला पाएगा। ठीक है, बोलेंगे दीप्ति? हेलो दीप्ति, लाजवंती मैम। जैसे हम आई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यदि हम कहें कि अब वो ठीक है, मेंटल लेवल पे वो स्ट्रेस फ्री है, तो सामने आप देखेंगे तो उससे क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे? वो ठीक है अगर मेंटली स्ट्रेस में नहीं है। फोकस, कॉन्सेंट्रेट, स्माइलिंग, रिलैक्स्ड। वेरी गुड, बोलेंगे लाजवंती जी? कम्युनिकेशन अच्छा होगी और कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा उसका। और सिंपल सा एक और तरीका बताओ, और एक क्या चीज होगी? दीप्ति बोलेंगे? आई कांटेक्ट, एक साथ क्लैश हो गया। दीप्ति बोलेंगे? वो स्ट्रेट बैठेंगे, झुक के वेरी नहीं गुड। बैठेंगे। सबसे पहले कोई व्यक्ति फिजिकली मेंटली ठीक है तो वो स्ट्रेट बैठा मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या अच्छी होगी कि जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होगा। ठीक है, ये सामने सामने देखकर हम लोग पता कर सकते हैं कि व्यक्ति स्ट्रेस में है या नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो ये हम लोग किसकी बात कर रहे थे? मेंटल फिटनेस को कैसे फर्स्ट टाइम किसी को देखे जज करें तो कैसे जज कर पाएंगे, मतलब देख रहे हैं तो कैसे जज करेंगे ही और शी इज फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड फाइन, कि वो सीधा बैठा होगा, जो बोलेगा उसमें क्लियरिटी होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ बोल रहा है, कुछ सुन रहा है, समझ कुछ और, ऐसा नहीं होगा, वो एक डायरेक्शन में होगा उस टाइम पे। ठीक है, तीसरा क्या होगा कि आपकी बातों से वो इतना प्रभावित नहीं होगा कि वो अपना बैलेंस खो दे, आपकी अच्छी बातों से भी और आपकी खराब बातों से भी, क्योंकि अच्छी बातों से भी कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए उसे भी मेंटली फिट नहीं कहा जाता है, और बुरी बातों से भी बहुत प्रभावित हो जाए तो भी मेंटली फिट नहीं है। मेंटली फिट वो पर्सन है जो आपको सुनकर जहाँ उसको ज़रूरत लग रही है कि किन किन बातों में अपने जीवन में सुधार करना है वहाँ वो अप्लाई करने की बात सोचेगा। मान लो हम आपको देख रहे हैं, हमने कहा कि सीमा मैम बहुत अच्छी है, बहुत तारीफ करी, बहुत करी हमने, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मेरा काम जो घर का था वो डिस्टर्ब हो गया, और हमने कहा सीमा मैम अच्छी है। तो ये सीमा मैम के अच्छे होने का क्या फ़ायदा मिला हमको? हमने सीमा मैम की अच्छाई को देखा था तो अपना काम सुधार लेते। क्लियर हुआ मेंटली फिट होने को? हमने कहा था ना कि अच्छी चीज़ें भी हमारे जीवन में खराब हो सकती हैं। क्यों खराब होंगी? क्योंकि हम उनकी तारीफ किए जा रहे हैं, हमने उनके जीवन की किसी चीज़ को अपने जीवन में उतारा ही नहीं है। 2 घंटे तारीफ की, हमारा घर का जो खाना बनाने का टाइम था, हस्बैंड बच्चों को देने का टाइम था, वो निकल गया। तो ये तारीफ हमारे लिए नुकसान देगी या फ़ायदा देगी? नुकसान देगी। तो ये क्या है? इसका मतलब है कि अच्छी चीज़ें भी, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड। ठीक है, कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ भी हो, बुरी से बुरी चीज़ भी हो, दोनों ही हमारे तनाव का कारण बनेगी। तो अच्छी चीज़ें तब तक अच्छी हैं जब तक वो हमारे जीवन में काम का हिस्सा बनने योग्य है। यदि वो हमारे जीवन में काम का हिस्सा बनने योग्य नहीं है तो वो अच्छी चीज़ें भी जीरो है।
बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, रामदेव जी 20 साल से योग करा रहे हैं, 30 साल से करा रहे हैं और खुद खांस रहे हैं। समझ में, खुद खांसी आ रही है। ऐसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि मतलब अच्छे लोगों का रामदेव जी के योग से 25 साल से योग करा रहे, ये पता है, खुद को खांसी आ रही है। तो इसका मतलब है कि अच्छी चीज़ों हमारे जीवन में तनाव का ही कारण है, ये कोई लाभ नहीं है इनसे। ठीक है, तो समझ गए ना कि अच्छी चीज़ें भी हमारे लिए कब तक यूज़फुल हैं, जब तक वो हमारे जीवन का हिस्सा बनने योग्य है, तब तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये मेंटल का थोड़ा सा समझ में, अभी आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं सत्कर्म में कौन कौन सी चीज़ें जो हमें सपोर्ट कर सकती